Hello friends, welcome to my YouTube class. Today we will go through fish production and beekeeping under the chapter Improvement in the Food Resources, and this is the last module of this chapter. So let us start. The first is fish production. Fish is the chief source of animal protein in our diet. अगर एनिमल प्रोटीन की बात करेंगे तो हमारे डाइट में फ़िश जो है चीपेस्ट सोर्स है. इट इंक्लूड्स ट्रू फिशेज एज वेल एज शेल फिशेज सच एज प्रॉन्स एंड मोलस्कास. वी कैन ऑब्टेन फिशेज बाय टू वेज. द फर्स्ट वन इज कैप्चर फिशिंग एंड सेकंड इज कल्चर फिशिंग. कैप्चर फिशिंग कहने का मतलब ये है कि जस्ट वी गो टू द पॉन्ड or to the river or to the lake, and with the help of boat and fishing net we are capturing the fishes. और कल्चर फिशिंग करने का मतलब ये है कि we are doing the culture of the fishes and then we are obtaining the fishes. Both capturing or culturing of fish is done both in marine as well as fresh water. हम चाहे कैप्चरिंग करें फिशेस का या कल्चरिंग करें फिशेस का, दोनों तरह के वाटर्स में ये हो सकता है. मरीन वाटर में भी हो सकता है, मीन्स ओशियंस का जो पानी है वहाँ भी हो सकता है, या फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, यानी कि पॉन्ड और लेक्स या रिवर्स का जो वाटर है वहाँ भी हम आइदर कैप्चर कर सकते हैं या कल्चर कर सकते हैं फिशेस का. द प्रैक्टिस ऑफ कल्चरिंग द मरीन फिशेज और फ्रेश फिशेज इज कॉल्ड पिसी कल्चर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिसी कल्चर बोलते हैं. मेरीन फिशरीज की बात करेंगे तो इंडियाज़ मेरीन फिशरीज रिसोर्सेज इंक्लूड इंडियन कोस्ट लाइन अलॉन्ग विथ द डीप सीज बियॉन्ड इट. तो इंडिया का कोस्टल रीजन बहुत ज़्यादा है और उस कोस्टल रीजन के आगे जो डीप सीज है दैट ऑल इज़ अ गुड सोर्स फॉर मेरीन फिशरीज. Marine fisheries include various varieties like pomfret, tuna, bombay duck, etc. हमने कुछ ही लिखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मरीन फिशरीज के. मरीन फिशेज आर कॉट बाय यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स एंड फिशिंग बोट. मरीन फिश प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल्स ऑफ फिशेज इन द ओपन सी बाय यूजिंग द सैटेलाइट एंड इको साउंडर. तो स्कूल्स ऑफ फिशेज कहने का मतलब ये है दैट इज़ ग्रुप ऑफ फिशेज. जो मछलियों का झुंड चलता है एक साथ, कि अगर एक झुंड पकड़ा जाए तो कई टन मछली हो जाए, तो दैट इज़ बीइंग लोकेटेड बाय इको साउंडर्स यूजिंग द सैटेलाइट. और इस तरह से बड़े पैमाने पर कैप्चरिंग होता है फिशेज का फ्रॉम द मरीन वाटर. इकोनॉमिकली मरीन फिशेज आर कल्चर्ड also such as bucky, prawns, mussels and oysters which produces pearls. Increased demand of marine fishes is fulfilled by culturing these fishes, and the practice of culturing marine fishes is called as mariculture. तो marine fishes का भी डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, तो इसलिए केवल कैप्चरिंग से इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया सकता है, इसलिए marine fishes का भी कल्चर स्टार्ट कर दिया गया है. और जब मेरीन फिशेस का कल्चर स्टार्ट कर दिया गया तो दैट फील्ड इज़ कॉल्ड एज मैरी कल्चर. जैसे कि हमने कहा कि फिशेस के प्रोडक्शन को जब बढ़ाने के लिए उसका प्रैक्टिस करते हैं कल्चरिंग का, दैट इज़ कॉल्ड एज फिशी कल्चर. तो इन द सेम वे इट इज़ कॉल्ड एज मैरी कल्चर. नाउ नेक्स्ट इज इनलैंड फिशरीज. Freshwater resources include canals, pond, reservoirs and river. Brackish water is the place where fresh water and sea water mix together. Fish capturing is done from both these resources. दोनों resources से fish capturing कर सकते हैं. The production of useful aquatic plants and animals like prawns, fishes, crab using above type of water resources is called as aquaculture. तो आपने पढ़ा pisciculture, mariculture और aquaculture, तीन टर्म्स आए और तीनों का मीनिंग आपने समझा. समटाइम्स द फिश प्रोडक्शन इज ऑल्सो डन इन पैडी फील्ड सो दैट द फार्मर्स कैन बी बेनिफिटेड ट्वाइस. तो अब जो पैडी होता है, धान की जब खेती होती है, तो ये नोइंग की जो पैडी फील्ड का कल्टीवेशन होता है वो स्टैंडिंग वाटर में होता है,
तो उस पानी में हम फिश प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो फार्मर्स को ट्वाइस बेनिफिट हो जाता है। एक तो पैडी फील्ड से राइस का प्रोडक्शन हो जाता है और फिर उसी फील्ड से फिश का भी प्रोडक्शन हो जाता है। कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर इन्वॉल्व्स द कल्चर ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ द फिशेज एट द सेम टाइम इन द सेम वाटर बॉडी। एक ही वाटर बॉडी में जब अलग अलग स्पीसीज को कल्चर किया जाएगा तो दैट टाइप ऑफ कल्चरिंग इज कॉल्ड एज कंपोजिट फिश कल्चर। और ऐसे में हम क्या यूज़ करेंगे, बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड स्पीसीज और फिशेज आर यूज्ड। द स्पीसीज आर सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट दे शुड नॉट हैव एनी कंपटीशन बिटवीन देम सेल्फ फॉर द फूड और फॉर द स्पेस। ऐसे स्पीसीज को हम चुनेंगे कि वो स्पीसीज के बीच में कभी भी फूड के लिए या स्पेस के लिए कंपटीशन ना हो। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एवरी पार्ट ऑफ द पॉन्ड इज यूटिलाइज बाय द फिशेज। तो फ़ायदा क्या होगा कि पॉन्ड का हर एक पार्ट, हर एक जोन फिशेज जो है यूज़ करेंगे। तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए दिया हुआ है कि कैटला फिश है दैट इज सरफेस फीडर, रोही इज मिडिल जोन फीडर एंड मृगल इज बॉटम फीडर। तो ऐसे स्पीसीज जैसा कि हमने एग्जांपल में बताया, अगर हम यूज़ करते हैं तो हर एक लेवल पॉन्ड का यूज़ होगा और जो फूड मटेरियल्स हैं पॉन्ड में हर एक कोने कोने में वो सब कुछ यूज़ हो जाएंगे और हमको वैराइटीज़ ऑफ फिशेज भी मिल जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। अब कंपोजिट फिश कल्चर का केवल एक ही प्रॉब्लम है, दैट ओनली वन प्रॉब्लम विद कंपोजिट फिश कल्चर इज दैट कि ऑल फिशेज ब्रीड ओनली ड्यूरिंग द मानसून। तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ एग्स ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़। तो इससे क्या होता है कि गुड क्वालिटी ऑफ फिश सीड फार्मर्स को नहीं मिल पाता है। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने के लिए हार्मोन स्टिमुलेशन मेथड यूज़ किया जाता है ताकि फार्मर्स को प्योर फिश सीड मिल सके। तो दिस इज अबाउट द कंपोजिट फिश कल्चर। नाउ द लास्ट इज बी कीपिंग। The production and management of honey bees is called apiculture. Beekeeping needs low investment, so it can be done by the farmers to generate additional income. Through apiculture, one can get honey and bee wax, and both are having the medicinal value. जो हनी है उसका अपना मेडिसिनल वैल्यू है और जो बी वैक्स है उसका अपना मेडिसिनल वैल्यू है। तो मीन्स एपीकल्चर के थ्रू हम दो अच्छे प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ हनी, और जो हनी बी का बी हाइव है उस बी हाइव से हम बी वैक्स प्राप्त करते हैं जो कि हैविंग मेडिसिनल वैल्यू। लोकल वैराइटीज ऑफ बी सच एज एपिस सेरेना इंडिका एज वेल एज फॉरेन ब्रीड सच एज एपिस मेलिफेरा आर रेयर टू इंक्रीज हनी प्रोडक्शन। अब एपिस मेलिफेरा जो कि इटालियन बी है उसकी खासियत क्या है, इट इज़ हैविंग हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, they are stingless and they stay in the given hive for longer period of time and they breed very well। जबकि जो लोकल ब्रीड्स हैं वो अपने हाइव को बहुत जल्दी चेंज करते रहते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि जो इटालियन बी है वो एक ही हाइव में कई सालों तक रहता है, तो उससे प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूसली बना रहता है। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स कॉल्ड एपेरीज आर एस्टेब्लिश्ड and the flower available to the bees for nectar collection is called pasturage. Pasturage वो फ्लावर्स हैं जहाँ से कि हनी बीज अपने नेक्टर को या पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं। तो ये पेस्टुरेज है जो कि डिसाइड करता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ टेस्ट द हनी विल हैव। तो आज के मॉडर्न एपीकल्चर में जो एपियरीज हैं उसको ऐसे जगह इस्टेब्लिश किया जाता है जैसा कि टेस्ट चाहिए हनी में। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हनी में मैंगो का टेस्ट चाहिए तो द एपेरीज आर इस्टेब्लिश इन द गार्डन ऑफ मैंगो, और अगर हनी में लीची का टेस्ट चाहिए तो द एपेरीज आर इस्टेब्लिश्ड इन द गार्डन ऑफ द लीची। तो दिस हाउ द पेस्टुरेज डिसाइड्स द टेस्ट ऑफ हनी and the taste of honey decides the demand and production of the honey, and this how it increases the income of the farmers. Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel.